जानते हैं कि हम स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, लेकिन सन, मून और मार्स मिशन तो ठीक है, लेकिन जुपिटर पर क्यों नहीं उतर पा रहे इंसान? उसके कुछ रहस्य हो सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धरती पर रहने वाले इंसान अब अंतरिक्ष के रहस्यों को खंगाल रहे हैं, उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। चांद, सूरज, मंगल और यहाँ तक कि शुक्र ग्रह समेत सौरमंडल के सारे ग्रहों पर जीवन की तलाश जारी है। लेकिन क्या आपको जानकारी है कि कई ग्रहों की सतह पर इंसान अपनी स्पेसक्राफ्ट उतार चुका है, लेकिन बृहस्पति ऐसा ग्रह है जहाँ पर इंसान या स्पेसक्राफ्ट का उतरना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बृहस्पति ग्रह को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि ये बाहरी उल्का पिंडों को अपनी ओर खींच कर दूसरे ग्रहों पर इनके हमलों से बचाता है। शनि, अरुण, वरुण ग्रह की तरह बृहस्पति ग्रह भी तमाम गैसों के एक समूह से बना है। और आपको बताएं कि बृहस्पति ग्रह की अपनी कोई सतह नहीं है, सरफेस नहीं है, क्योंकि उस पर गैसेस हैं। इसलिए किसी स्पेसक्राफ्ट का उतरना या इंसान का यहाँ जाना काफ़ी मुश्किल है। बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। नासा की रिसर्च बताती है कि गैसों के समूह से बने बृहस्पति ग्रह का आकार इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वी आराम से संभाल सकती हैं। बेशक बृहस्पति ग्रह पर इंसान के जाने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन वैज्ञानिकों की नज़र इस ग्रह पर हमेशा रहती है, लगातार रहती है। इस कड़ी में नासा ने 2016 में जुपिटर पर मिशन जूनो भेजा था। जूनो नासा का मिशन है जो 2016 से ही बृहस्पति ग्रह की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, और ये वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर, आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड और गुरुत्वाकर्षण का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। जूनो ने 2019 में 23,500 किलोमीटर डिस्टेंस से तस्वीरें भेजी थी। जब इन तस्वीरों को एनालाइज किया गया तो लोग देख करके, साइंटिस्ट देख करके भौचक्के रह गए। नासा की ओर से जारी इन तस्वीरों में बृहस्पति ग्रह की तस्वीरों में धूल के गुबार नज़र आते हैं। जब कोई तूफान आता है भयंकर वाला, तो जिस तरीके से धूल के गुबार होते हैं वैसे ही दिखते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी के कंपैरिजन में बृहस्पति ग्रह पर लगभग 355 सालों से एक भयंकर तूफान चल रहा है, जिसे द ग्रेट रेड स्पॉट भी कहते हैं। द ग्रेट रेड स्पॉट भी कहते हैं। जैसा कि हमने पाया, आपको बताया कि बृहस्पति ग्रह गैसों का एक समूह है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम शामिल है। इसका व्यास लगभग 88,850 मील यानी 1,43,000 किलोमीटर है। व्यास मतलब डायमीटर करीब 1.5 लाख किलोमीटर है। जय हिंद, जय भारत। सब जानते हैं सन के अराउंड में जो बॉडी चक्कर लगाती है उसे ग्रह कहते हैं। वो ग्रह जहाँ पश्चिम से निकलता है सूरज, और आपको बता दें घंटे भर में पिघल गया था अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट। वहाँ क्यों जा रहा है भारत? क्या रीज़न हो सकता है? हम सब जानते हैं शुक्रयान भारत का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो अगले साल यानी 2024 के अंत तक शुक्रयान रवाना हो जाएगा। आखिर भारत शुक्र मिशन से क्या हासिल करना चाहता है? क्यों ये सब या अब तक का सबसे कठिन मिशन माना जा सकता है या हो सकता है? इस राह में क्या क्या मुश्किलें हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं। हम सब जानते हैं कि ऐसा ग्रह जहाँ पर 240 किलोमीटर चौड़े
ज्वालामुखी है, मतलब धधकते ज्वालामुखी है ना। आग जैसे जिस तरीके से बर्नर पे आग जल रही है, वैसे आग कितने किलोमीटर में है? 240 किलोमीटर चौड़े और 5000 किलोमीटर तक बहता है लावा। आप समझ सकते हैं। घंटे भर भी नहीं टिक पाया था यूएस का अंतरिक्ष यान। हम आपको बताएं कि वीनस ऑर्बिटर मिशन ये काफ़ी महत्वाकांक्षी मिशन है। आपने अक्सर सुनाई होगा कि सूरज कभी पश्चिम से नहीं निकलता, लेकिन ये बात गलत है। किसके लिए? हमारे सौरमंडल में दो ग्रह शुक्र, वीनस और यूरेनस ऐसे भी हैं जहां सूरज हमेशा पश्चिम से निकलता है और पूरब में अस्त होता है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि इसरो शुक्र मिशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन की भी तैयारी कर रहा है और सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो अगले साल यानी 2024 के अंत तक शुक्रयान रवाना हो जाएगा। आखिर भारत शुक्र मिशन से क्या हासिल करना चाहता है? क्या भारत को इस मिशन से कुछ हासिल होगा या क्यों इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है? क्या ये अब तक का सबसे कठिन मिशन हो सकता है? इस राह में क्या क्या मुश्किलें हैं? आइए जानते हैं क्या क्या समस्या हैं। शुक्र बुध के बाद दूसरा ऐसा ग्रह है जो सूरज के सबसे करीब है, एक बात। दूसरा, आसान भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि सूरज से दूरी के मामले में शुक्र सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। सूरज से शुक्र की दूरी लगभग 10.82 करोड़ किलोमीटर है, आप समझ सकते हैं, और पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर है, तो 108.7 मिलियन किलोमीटर है और इसका वजन है 486,732 अरब किलो। एक और बात बता दें, शुक्र की खास बात है कि जो इस धुरी या एक्सिस है, शुक्र अपनी एक्सिस पर 2.64 डिग्री झुका हुआ है, जबकि धरती 23.5 अक्ष पर झुकी हुई है। तो ऐसे कह सकते हैं कि इसकी एक्सिस जैसे वर्टिकल है 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर 24 घंटे में लगाती है, वहीं शुक्र को एक चक्कर लगाने में समझ रहे हैं 240 दिन लगते हैं। ये है जानकारी वाली बात। शुक्र की तुलना नर्क से क्यों की जाती है? तमाम खगोल वैज्ञानिक शुक्र की तुलना नर्क से भी करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ ये हो सकती है कि यहाँ का तापमान और वातावरण। शुक्र भले ही सूर्य से दूरी के मामले में बुध के पास दूसरा ग्रह है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इसका तापमान बुध से कई गुना ज़्यादा है। शुक्र का तापमान 471 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो दुनिया की किसी भी चीज़ को पलक झपकते पिघला सकता है। शुक्र का वायुमंडल बेहद जहरीला है, पॉइजनस है। ज़्यादातर हिस्से पर कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की मोटी परत है, मतलब वहाँ पर बैटरी अच्छे से बनाई जा सकती है। इसकी वजह से शुक्र पर पृथ्वी के मुकाबले हवा का प्रेशर 90 गुना अधिक है। इसका दबाव समुद्र में 3300 फीट की गहराई पर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की मोटी परत की वजह से ही शुक्र चमकीला दिखाई देता है। खासकर रात में इसकी चमक के चलते इसे आसानी से पहचाना जा सकता है, आसान से पहचाना। 2/3 हिस्से पर ज्वालामुखी space.com के मुताबिक अगर हम देखें तो शुक्र का 2/3 हिस्सा सपाट मैदान से ढका हुआ है, जिस पर हजारों की संख्या में ज्वालामुखी हैं। इनमें से कई एक्टिव हैं ज्वालामुखी, तो कई 240 किलोमीटर चौड़े हैं। इनमें से करीब 5000 किलोमीटर तक लावा बह जाता है। इस तरह शुक्र का 1/3 हिस्सा पहाड़ से ढका हुआ है। सबसे ऊंचे पहाड़ मैक्सवेल की ऊंचाइयां करीब 12 किलोमीटर ऊंची तक हैं। 1962 में पहली बार लगा था कि पता शुक्र ऐसा पहला ग्रह हो सकता है जिसकी खोज किसी स्पेसक्राफ्ट के जरिए हुई थी। 14 दिसंबर 1962 को नासा के स्पेसक्राफ्ट मैरिनर सेकंड ने पहली बार इस ग्रह का पता लगाया था। तब से अब तक पिछले 62 सालों में अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप शुक्र पर अलग अलग मिशन भेज चुके हैं। घंटे भर भी नहीं टिक सका था यूएस का स्पेसक्राफ्ट। नासा के सोलर सिस्टम एक्सप्लोरेशन वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक शुक्र पर अब तक जितने भी मिशन भेजे गए हैं, उसमें से रूस के अंतरिक्ष यान ने शुक्र की सतह पर सबसे सुरक्षित लैंडिंग की है, लेकिन चंद मिनट ही सर्वाइव कर पाया था स्पेसक्राफ्ट। 1978 में अमेरिका ने वीनस फर्स्ट और वीनस सेकंड मिशन के तहत जो स्पेसक्राफ्ट भेजे थे, वो शुक्र की सतह पर लैंडिंग के बाद घंटे भर भी सर्वाइव नहीं कर पाए और पिघल कर गायब हो गए। शुक्र पर क्यों जाना चाहता है भारत? इसरो के शुक्र मिशन का उद्देश्य शुक्र के घने वायुमंडल के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करना है और इसके भूवैज्ञानिक इतिहास व वायुमंडलीय
स्थितियों की पड़ताल करना है। इसरो इस मिशन के जरिए यह भी पता लगाना चाहता है क्या शुक्र पर किसी सूरत में रहा जा सकता है या पॉसिबल है। इसरो के शुक्रयान में शुक्र की सतह और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए अति आधुनिक तकनीक से लैस उस उपकरण हो सकते हैं बनाए जा रहे हैं। शुक्रयान के साथ रिमोट सेंसिंग उपकरण भी होंगे जो शुक्र के वातावरण की पड़ताल करेंगे, जानकारी लेंगे। तो ये थी जानकारी अनोखी। कपिल सिब्बल को तो आप जानते ही होंगे, हम सब जानते हैं। कपिल सिब्बल आर्टिकल 370 पर मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं और उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत जुटाकर, है ना, उसके सॉलिसिटर जनरल को खरी खोटी सुनाने का मन बना चुके हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि उन्होंने पहले वो कांग्रेस में थे और लेकिन वो जिहादियों के फेवर में हमेशा कोर्ट में क्या करते हैं, गवाही करते हैं और कुछ लोगों को तो रात में ही कोर्ट खुलवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने और राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने की मांगों की याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। सुनवाई के 13वें दिन गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के बीच तीखी नोक झोंक हो गई, तीखी बहस हो गई। सरकार के लिए पेश हुए मेहता ने अदालत को बताया कि चुनाव किसी भी समय कराए जा सकते हैं और यह फैसला केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग के हाथ में है। हालांकि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए समय सीमा के बारे में तुषार मेहता ने कहा कि सरकार सटीक समय अवधि नहीं बता सकती, लेकिन हम इस फैसले की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सरकार से सिब्बल की कड़ी सवाल जब किए गए तो अपने शुरुआती बयान में सॉलिसिटर जनरल ने जम्मू और कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार को उजागर करने के लिए सरकारी आंकड़े भी गिनाए और कहा कि 2018 में 52 संगठित बंद हुआ करते थे, संगठन बंद हुआ करते थे, कह सकते 52, और अब यह शून्य है। मतलब दलील का वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कड़ा विरोध किया। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील ने उस टिप्पणी पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष करते हुए कहा कि हम 5000 लोग नज़रबंद हैं और धारा 144 लागू है, तो धरना कैसे हो सकता है। उन्होंने सरकार से लोकतंत्र का मजाक न बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि 5000 लोग नज़रबंद थे, कृपया लोकतंत्र का मजाक न बनाएं। धारा 144 लागू कर दी गई और इंटरनेट बंद करा दिया गया। इस अदालत ने इस सब को माना है, लोग अस्पताल भी नहीं जा सकते थे। उन्होंने प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ के सामने कहा, तो बंद या धरना कैसे हो सकता है। इस अदालत ने एक फैसले में माना है कि इंटरनेट बंद था और फिर वे कह रहे हैं कि कोई शटडाउन नहीं था। उन्होंने पूछा कि जब लोग अस्पताल भी नहीं जा सकते थे तो बंद कैसे हो सकता है। तमतमाई कपिल सिब्बल ने खरी खोटी सुना डाली। कपिल सिब्बल अपनी बातें रखते हुए तमतमाते हुए दिखे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सरकार पर एक के बाद एक कई हमले किए। उन्होंने कहा कि समस्या ये है कि यह सुनवाई टेलीविज़न पर प्रसारित हो रही है और यह सब रिकॉर्ड पर है। वहाँ ऐसा लगता है कि देखो सरकार क्या कर रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया, प्रगति कभी समस्या नहीं पैदा करती और प्रगति होने से उन्हें दिक्कत हो सकती है जिनसे उनकी रोजी रोटी चल रही है। मतलब कुछ लोग जिस तरीके से सीरिया में और दक्षिण अफ्रीका में, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, है ना, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, सब लालची हैं, संसाधनों को लेना चाहते हैं। वहाँ के लोगों को संसाधन पूरी तरीके से मिल नहीं रहे हैं, तो वहाँ के लोग बौखलाए हुए हैं। उन्होंने फिर वहाँ पर यही समस्या चल रही है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी बना रखी थी पिछले 70 साल से। अब 370 आर्टिकल हट गया है तो उन लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। इसलिए जो देशद्रोही हैं वही इस टाइप का राग अलापेंगे कि 370 दोबारा से लागू की जाए। फिर चीफ जस्टिस ने इस बहस में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि संवैधानिक मुद्दे से केवल संवैधानिक दृष्टिकोण से ही निपटा जा सकता है, न कि नीतिगत निर्णयों के आधार पर। हम किसी के साथ आर्गू ऐसे नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं कानून की, हम बात कर रहे हैं संविधान की। CGI ने कपिल सिब्बल से कहा कि सॉलिसिटर जनरल की दलीलों को सही से समझा जाए तो वो कह रहे हैं कि पूर्ण राज्य का दर्जा लौटने में कुछ समय लग सकता है। जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाए रखना कोई परमानेंट फीचर नहीं है, लेकिन इसकी कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती। सरकार इस दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने कहा लेकिन हम जानते हैं कि ये तथ्य संवैधानिक प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकते। CGI बोले, सुनवाई की शुरुआत से ही हमने इस मामले को निष्पक्ष तरीके से सुना है, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से। हम दोनों पक्षों से अनुरोध करते हैं कि वे इसे समान स्तर पर बनाए रखें। चुनाव के लिए तैयार है जम्मू और कश्मीर के लिए सरकार। पिछले मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को बहाल करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। वहां जून 2018 से ही राष्ट्रपति
शासन लागू है, लगभग 5 साल हो चुके हैं। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर रद्द करके बाद में सरकार ने कहा कि वह उचित समय पर राज्य का दर्जा बहाल करेगी और चुनाव कराएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में इस आशय के बयान दिए, लेकिन अभी तक ऐसा करने का कोई समय सीमा तय नहीं की गई, इसलिए बौखला गए। और सोमवार को सरकार ने अदालत को बताया कि जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं है और राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कुछ समय के लिए जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संघ के अधीन रखना जरूरी माना है। अंततः जम्मू कश्मीर फिर से राज्य बन जाएगा। फिर देखते हैं क्या होता है। देखते हैं, सुनवाई चल रही है, कैसे नतीजे आते हैं। जय हिंद। जैसे ही कोई अपडेट आती है देन आई विल इन्फॉर्म यू। जय हिंद, जय। भारत के बाद अब इन 4 देशों ने भी चीन के नए मैप को मानने से इनकार कर दिया है। हम सब जानते हैं मंडे को चाइना ने एक महत्वाकांक्षी मैप रखा था अपनी देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, या कह सकते हैं उन्हें मनाने के लिए अपने पाले में। उसी के साथ साथ भारत ने मंगलवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी कि किसी के मैप बनाने से किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के साथ नाम नहीं जुड़ सकता। इसी के साथ साथ 4 और देश हैं जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया है और ऐसा होना भी चाहिए। अब मैं तो यही कहूँगा कि भारत को चाइना की वन नेशन पॉलिसी को ठुकरा देना चाहिए और जो आपकी वियतनाम है तो उसके साथ भी कगार करके उसे दर्जा देना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि चाइना को अरुणाचल प्रदेश और जो आपका अक्साई चिन्ह है उसके मुद्दे को लेकर के पीएम मोदी को थोड़ा आगे आकर के ब्लॉक करनी चाहिए। इनकी डी एस्केलेशन अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इन्हें इन्हीं की भाषा में जवाब देना चाहिए। चलिए आते हैं और देखते हैं। वियतनाम के विदेश मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता फार्म टू हैग द्वारा एक बयान जारी किया गया है। उसमें ये कहा गया है कि मानचित्र पर 9 बिंदु रेखा के आधार पर चीन द्वारा संप्रभुता और समुद्री इलाके पर अपना दावा पूरी तरीके से अमान्य है। कोई भी देश इस नक्शे को कभी नहीं मानेगा और ज़्यादा करेगा तो चीन को उसे सबक सिखाना पड़ेगा। चीन द्वारा अगर हम बीते दिनों की बात करें तो एक नया मैप जारी किया गया था। वो एक आधिकारिक मैप है, मतलब चाइना ये दिखाना चाहता है कि आधिकारिक है, मतलब उसकी सॉवरेंटी, मतलब आप अपनी एरिया को सॉवरेंटी मानते हो तो दूसरा देश भी तो अपने एरिया को सॉवरेंटी मानेगा, तो आप उसके एरिया को कैसे कब्जा सकते हो। ये 1962 की या 65 की बात नहीं का विरोध सिर्फ भारत ही नहीं कर रहा है, अब इस लिस्ट में विश्व के 4 और देश भी शामिल हो चुके हैं जिन्हें लगता है कि चीन का मैप उनकी संप्रभुता पर हमला करने जैसा है और इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को उठाया जाना चाहिए। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये मुद्दा जाना चाहिए। वैसे हम सब जानते हैं चाइना वर्ल्ड का ऐसा देश है जो इंटरनेशनल लॉ को बिल्कुल भी नहीं मानता है। जिन देशों ने चीन के नए मैप को मानने से इनकार किया है उनमें से खास तौर पर वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया और ताइवान है। तो ताइवान पर सबसे खतरनाक नज़रें हैं चाइना की, केवल ताइवान को ये हथियाना चाहता है और अगर चाइना ताइवान को हथियाने में कामयाब हो गया तो अभी भारत, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया पर भी खतरा मंडराने लगेगा, क्योंकि जब कोई भी कंट्री किसी एक पर्टिकुलर टेरिटरी को अपना बनाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वियतनाम ने तो देश की सरकारी समाचार वेबसाइट पर पोस्ट किए गए एक बयान में यहाँ तक कह दिया है कि इस सप्ताह जारी किए गए चीन के आधिकारिक नक्शे में स्प्रेटली और परासेल द्वीपों पर उसकी संप्रभुता और उसके जल क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है। वियतनाम के विदेश मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता फार्म टू हैग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि मानचित्र पर जो 9 बिंदु से लेकर है वो हम इसे अमान्य करते हैं और हमने पूरी तरीके से इसका विरोध किया है। इसलिए वियतनाम डॉटेड लाइन के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के सभी दावों को दृढ़ता से विरोध करते हैं। खास बात यह है कि चीन के नए मैप को दूसरे देशों ने भी खारिज कर दिया है। भारत ने बीते मंगलवार को ही इस नए मैप के एक हिस्से पर आपत्ति जताई थी। इस हिस्से में अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को चीन के नियंत्रण में दिखाया गया है। वहीं फिलीपींस ने कहा कि वह दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को मान्यता नहीं देता है। इस मैप को लेकर जब बीजिंग में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे गए तो चीनी विदेश मंत्री के प्रवक्ता बांग वैनविन ने कहा कि उनकी सरकार को उम्मीद है कि रेलेवेंट साइड्स को इस मुद्दे पर शांत रहना चाहिए। मतलब ये हुआ कि साथ ही हमें इस मुद्दे पर ज़्यादा विस्तारपूर्वक बात करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए? कोई भी देश किसी दूसरे की टेरिटरी को अपना कैसे बता सकता है? इसका मतलब ये हुई कि ये ताकतवर और दादागिरी दिखा रहा है, तो उसे उसी की भाषा में अब जवाब देना होगा। सबको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। रसिया ने भी तो ऐसे किया, तो जैसा रसिया कर रहा है वैसे बाकी के और देश मिल करके इस पर चढ़ाई करें और इसे नेस्तनाबूद करें। वैसे भी इसकी इकोनॉमी नीचे जा रही है। चीन ने यह मैप इसलिए जारी किया है ताकि प्रकाशकों, कंपनियों और अन्य लोगों के पास संदर्भ के लिए आधिकारिक संस्करण हो। विदेशी कंपनियां कभी मानचित्र के उपयोग को लेकर चीनी सरकार से परेशानी में पड़ भी जाती हैं, क्योंकि गैरतलब है कि चीनी सरकार दक्षिण चीन सागर में 80% से अधिक हिस्से पर
अपना दावा करती है और इसके लिए 1947 के मानचित्र के साथ अपने दावे का समर्थन भी करती है, जो अस्पष्ट डैश दिखाता है। ऐसे 9 डैश लाइन हैं जो हैनान द्वीप के दक्षिण में 1100 मील 1800 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और ताइवान एक ही समुद्र के क्षेत्र के कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने स्पष्ट किए कि राष्ट्रपति शासन के फ़ायदे क्या क्या हैं। कोर्ट ने पूछे कई सारे सवाल। एसजी ने कहा कि 1976 में संविधान का 42वां संशोधन किया गया, लेकिन यह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हुआ। इस प्रकार संविधान की प्रस्तावना का मौलिक कर्तव्यों और अनुच्छेद 139A में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द जम्मू कश्मीर और कश्मीर पर लागू नहीं किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज अनुच्छेद 370 मामले की सुनवाई हुई। मंगलवार को भी सुनवाई जारी रही। जैसा कि हम जानते हैं 370 मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति राज्य से बदलकर केंद्र शासित प्रदेश करने पर याचिकाकर्ताओं के उठाए 2 मुद्दों का जवाब दें। ये मुद्दे हैं, क्या यह स्थिति में अवनति नहीं है? धारा 356 राष्ट्रपति केंद्र शासन को अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। क्या यह जानते हैं कौन है वो नोबेल पुरस्कार मुस्लिम प्रोफेसर जिसके समर्थन में आ गए ओबामा समेत दुनिया के 170 लीडर? आपको बता दें कि नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस इन दिनों कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। इसे रोकने के लिए ओबामा समेत दुनिया के कई देशों के नेताओं ने पीएम शेख हसीना को चिट्ठी लिखी है। इसमें बान की मून, हिलरी क्लिंटन और 100 से अधिक नोबेल पुरस्कार विजेताओं के हस्ताक्षर भी हैं। मतलब उन्होंने हस्ताक्षर करके ये सहमति जताई है कि हम इनके साथ हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत 170 देशों के नेता बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के समर्थन में आ चुके हैं। इन सभी नेताओं ने यूनिस के खिलाफ कार्रवाई रोकने की मांग की है। उन्होंने यूनिस के खिलाफ चल रहे अदालती मामलों पर चिंता जताई है और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से रिक्वेस्ट की है कि वे सभी कानूनी कार्रवाइयों को निलंबित कर दें। दुनिया भर के 170 से अधिक नेताओं की इस प्रकार की रिक्वेस्ट बहुत कुछ कह रही है। नोबेल से सम्मानित हस्तियों ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को एक खुला पत्र दिया है जिसमें अपनी बात को रखा है। उनसे यूनिस के खिलाफ कार्रवाई को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए बोला गया है। बात यह है कि शेख हसीना यूनिस को खून चूसने वाला बता रही हैं। बात क्या है कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने यूनिस पर उन पर कई तरह के आरोप लगाए। पीएम हसीना ने कहा कि यूनिस ने गरीब महिलाओं के पैसे लूटे। हसीना ने एक बयान में कहा कि यूनिस खून चूसने वाला तक कह दिया। इसके साथ ही उन पर ग्रामीण बैंकों के प्रमुख के रूप में गांव के गरीब महिलाओं से पैसे लूटने का भी आरोप है। 2006 में मिला था शांति नोबेल पुरस्कार। बता दें कि यूनिस को 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। गरीब उन्मूलन अभियान के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। गरीब उन्मूलन अभियान के कारण ही बांग्लादेश को अपने ग्रामीण बैंकों के माध्यम से माइक्रो क्रेडिट के लिए सराहना मिली। बता दें कि ग्रामीण बैंक की स्थापना 1983 में हुई थी। दरअसल इस महीने की शुरुआत में 18 पूर्व ग्रामीण टेलीकॉम कर्मचारियों ने यूनिस के खिलाफ मामला दर्ज कराया था और उन पर उनकी नौकरी के लाभों को हड़पने का आरोप भी लगाया। यूनिस के वकीलों ने मामला को उत्पीड़न बताया था। साल 2019 में सितंबर में ढाका की एक अदालत ने यूनिस को गिरफ्तार करने का वारंट जारी कर दिया। हालांकि बाद में उन्हें जमानत भी दे दी गई। दरअसल उन्होंने 3 कर्मचारियों को कंपनी से फायर कर दिया। जिस समय ये वाक़या हुआ उस समय वह कंपनी के अध्यक्ष थे। साल 2022 में श्रम कानूनों के उल्लंघन के आरोप में यूनिस पर मुकदमा चलाया गया। इस केस में उनके अलावा 13 और अन्य लोगों को भी नामित किया गया। इन लोगों पर धन गबन का आरोप लगाया गया। ये थी कहानी यूनिस। सच में टाइम बम बन चुकी है चाइना की इकोनॉमी। कैसे और कब बदलेंगे ड्रैगन के दिन, जानिए क्या है विशेषज्ञों की राय। आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि चाइना की इकोनॉमी किस तरीके से बदलती चली जा रही है। चाइना इस समय मुश्किल के दौर से गुजर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था संकट में आ चुकी है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ब्लड प्रेशर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कई विशेषज्ञों ने इस स्थिति को देश के लिए असाधारण मुश्किल वक्त करार दिया है। काफ़ी सारी समस्याओं से घिरा नज़र आता है चाइना, या हम कह सकते हैं चाइना के अंदर से इंडस्ट्री जा रही है और बहुत सारी मंदी आ चुकी है। चीन पिछले 6 महीनों से ख़राब दौर में है और अर्थव्यवस्था के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं।
कम जीडीपी, ओबामा में बढ़ती बेरोजगारी, कम विदेशी निवेश, कमजोर निर्यात और मुद्रा, और रियल एस्टेट में आया बड़ा संकट। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को टाइम बम बता दिया है। साथ ही उन्होंने देश में बढ़ते असंतोष की भविष्यवाणी भी कर दी। बाइडेन की टिप्पणी का चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था में मजबूत और क्षमता है। इसके साथ ही जिनपिंग की अर्थव्यवस्था का बचाव करते हुए, हालांकि विशेषज्ञ इस मामले पर अलग अलग राय रखते हैं। विशेषज्ञों का मत अलग अलग हो भी सकता है। कई आर्थिक विशेषज्ञों का कहना है कि अर्थव्यवस्था में जल्दी कुछ होगा, इस बात की संभावना नहीं है। हालांकि यह सच है कि चीन को बड़ी और गहरी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। उनका मानना है कि चीन की आर्थिक समस्याओं का केंद्र इसका रियल एस्टेट मार्केट है। रियल एस्टेट इसके कुल बाजार का संपूर्ण संपत्ति का 1/3 हिस्सा है। 2 दशकों तक इस क्षेत्र में तेज़ी देखी गई क्योंकि डेवलपर्स निजीकरण को आगे बढ़ाने में लगे हुए थे। लेकिन साल 2020 में संकट आ गया और देश कोविड-19 की चपेट में आ गया। साथ ही सिकुड़ती हुई जनसंख्या किसी भी देश के लिए अच्छा संकेत नहीं होती है। चीन की सरकार ने साल 2008 में अमेरिका में आई मंदी जैसी स्थिति से डरते हुए डेवलपर को कितना उधार लेना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगा दिया। जल्द ही रियल एस्टेट डेवलपर्स अरबों डॉलर के खर्च में या कर्ज में डूब जाएंगे। क्या है कारण? देश में अब घरों की जो मांग में गिरावट है वो अब कम हो गई है और प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आ रही है। इन वजहों से चीन में घर के मालिकों को गरीब बना दिया है। 3 साल बाद उन्होंने उम्मीद जताई थी कि वो कोरोना वायरस प्रतिबंधों से उबर पाएंगे। वेल्थ मैनेजमेंट की चीफ एशिया अर्थशास्त्री एलिसिया गार्सिया हेरेरो कहते हैं कि चीन में संपत्ति आपको बचत का प्रभावी रूप से है। मतलब हाल ही में अगर हम देखें तो ये शेयर बाज़ार या कम ब्याज दरों वाली बैंक खातों में पैसा डालने से भी बेहतर लग रहा था। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस दर्द को कम होने में अभी सालों लगेंगे। संपत्ति संकट भी चीन की अर्थव्यवस्था के कामकाज के तरीकों को समस्या का उजागर करने में समर्थ हैं। पिछले 30 वर्षों में देश की आश्चर्यजनक वृद्धि निर्माण कार्यों की वजह से थी। सड़कों, पुलों और रेलवे लाइनों से लेकर कारखानों, एयरपोर्ट्स और घरों तक का निर्माण हो रहा था। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह दृष्टिकोण अब बदलने वाला है। अर्थव्यवस्था की दिशा में बदलाव के लिए और राजनीतिक विचारधारा में बदलाव की आवश्यकता है। हाल ही में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी द्वारा जीवन पर कड़ी पकड़ और जिनपिंग की सीसीपी पर कड़ी पकड़ को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि नेतृत्व यह तर्क दे सकता है कि यह आवश्यक भी नहीं है। अपनी ही असफलता का शिकार है चाइना। कुछ महीनों में चीन अपनी ही सफलता का शिकार है, वो मानने को तैयार नहीं है। वर्तमान विकास दर केवल तभी धीमी मानी जाती है जब आप इसे पिछले वर्षों के चौंकाने वाले उच्च आंकड़ों से तुलना करते हैं। सन 1989 से चीन ने औसतन 9% प्रति वर्ष की वृद्धि दर की है। 2023 में यह आंकड़ा 4.5 होने का अनुमान है। यह बड़ी गिरावट है, लेकिन अभी भी अमेरिका, ब्रिटेन, अधिकांश यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्थाओं से बहुत अधिक है। कुछ लोगों ने तर्क दिया है यह चीन के नेतृत्व को ठीक लगती है। चीन के नेतृत्व में इसमें कोई कमी नहीं आने वाली। ऑर्बिटर स्पॉट्स क्रैश साइट ऑफ रशिया's failed Luna 25 lander. It means that NASA also observing Luna 25. Luna 25 smashed into the moon on August 19 during a maneuver designed or designated to set up its touchdown. The final resting place of Russia's failed Luna 25 lunar lander has apparently been found. Means it may be definitely Luna 25. Russia first moon probe in 47 years smashed into the lunar surface on August 19 during a maneuver designated to set up its touchdown. Try a few days later. The crash blasted out of a crater which NASA's Sharp Eye Lunar Reconnaissance Orbiter. Lunar Reconnaissance Orbiter belonged to a USA LRO, likely found last week, agency official said. Also said that the LRO's handles went looking for the Luna 25 grave using an estimated impact site provided by Roscosmos, the Russian space agency. The LRO team imaged the area
with the probe's lunar reconnaissance orbiter. USA Lunar Reconnaissance Orbiter team imaged the area with the probe Lunar Reconnaissance Orbiter camera on August 24, then compared the new photo with pictures of the same region captured previously by Lunar Reconnaissance. Past 14 months since this new crater is close to Luna 25 estimated impact point, the Lunar Reconnaissance Orbiter team concluded it is likely to be from the mission rather than a natural impactor, NASA officials said in a statement today, announcing find of Luna 25. The new crater is about 33 feet meter wide and lie at about 58 degrees south latitude. Luna 25 planned landing site, which lie at the 69.5 degree south latitude. Luna 25 launched on August 10, kicking off the first Russian moon mission since 1976, which is very important. When the nation was still part of the Soviet Union, the new mission is named was an attempt to recall those proud bygone days. The 1976 effort, a successful sample return mission, was called Luna 25. लूना जानते हैं कि चीन और यूएस आमने सामने खड़े हैं और ऐसा केवल और केवल चीन का एक देश को कब्जा लेने की वजह से है, वो कब्जा करना चाहता है। हम सब ये भी जानते हैं कि चीन का काल बन सकती है अमेरिका की रोबोट सेना। बाइडेन ने बनाया है महाप्लान, ताइवान युद्ध में पलटेगी बाजी और ये ताइवान और चाइना का युद्ध होके रहेगा, क्योंकि चाइना हठधर्मी है ना, घमंडी है। अगर ओवरऑल पर्सनालिटी देखें तो वो जिस ज़मीन पर अपना हाथ रख देता है, इस तरीके से उसने अक्साई चीन को कब्जा लिया है। एक और पोर्शन है लद्दाख का, वो पोर्शन और तिब्बत पे उसने कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश पर उसकी नज़र है। उसी तरीके से अभी भी वक्त है भारत समझ जाए और चाइना को उसी की भाषा में जवाब दे। यूएस मिलिट्री ऑटोनोमस वार रोबोट चाइना की बात करते हैं कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वह हज़ारों की तादाद में युद्धक ड्रोन सेना तैयार करने जा रहा है। यह स्वायत्त हथियार प्रणाली बहुत सस्ती होगी और आसानी से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होगी। अमेरिका ने यह ऐलान ऐसे समय पर किया है ना जब ताइवान को लेकर युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने एक और बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिका की उप रक्षा मंत्री कैथलीन हिक्स ने सोमवार को घोषणा की कि उनके देश की सेना चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए अगले 2 वर्षों में हज़ारों स्वायत्त हथियार प्रणालियों का उपयोग शुरू करने की योजना बना रही है। अमेरिका की रिप्लिकेटर पहल का उद्देश्य सेना की सभी शाखाओं के लिए अत्यधिक संख्या में वृद्धि करेगी। किफ़ायती प्रणालियों का उत्पादन करने के बाद से रक्षा और अन्य तकनीकी कंपनियों के साथ कोऑर्डिनेशन करना है। पिछले करीब 1 दशक के आसपास विभिन्न स्तरों में स्वतंत्र संचालन के लिए सक्षम सैन्य प्रणालियां तेज़ी से सामान्य हुई है, लेकिन अमेरिकी घोषणा स्पष्ट करती है कि युद्ध का भविष्य बदल चुका है। युद्ध रोबोट का दौर आ गया है। अब इंसानों को युद्ध लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। विचार को हकीकत में बदलने का समय आ चुका है। बीते दशक में सैन्य उद्देश्यों के लिए उन्नत रोबोटिक प्रणालियों का खासा विकास हुआ है। इनमें से कई तो परिवर्तित वाणिज्यिक औद्योगिकी पर आधारित हैं और स्वयं अधिक सक्षम हैं, सस्ती हैं, व्यापक रूप से उपलब्ध हो गई हैं। हाल ही में ध्यान इस बात पर प्रयोग करने का पर केंद्रित हो गया है कि युद्ध में इसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए। यूक्रेन में रूस के युद्ध ने दिखा दिया है कि वास्तविक दुनिया में तैनाती के लिए प्रौद्योगिकी तैयार है, टेक्नोलॉजी रेडी है। बख्तरबंद बाणों और तोप खानों का पता लगाने और उन पर हमला करने के लिए रोबोट हवाई वाहन का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। यूक्रेनी नौसेना के हमलावर ड्रोनों ने रूस के काला सागर बेड़े के पंगु बना दिया है, जिससे उनके युद्धपोत बंदरगाह से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं और अमेरिकी सैन्य रोबोट बेहद ही सस्ते और अच्छे टिकाऊ कारगर हो सकते हैं। कभी सैन्य रोबोट के बारे में सोच विचार होता है, लेकिन
आपको बताएं कि इसका अब समय आ गया है कि हर जगह रोबोट अपने भाषण में अमेरिका की उप रक्षा मंत्री हिक्स ने युद्ध लड़ने के तरीके बदलने की तत्काल आवश्यकता है, इस पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि चाइना वर्ल्ड का नंबर 1 नेवी रखने वाला देश है और चाइना के बाद है यूएस। तो चाइना से कैसे टक्कर लेगा यूएस नेवी में? और अगर चाइना और अमेरिका का युद्ध होगा तो केवल और केवल नेवी के आधार पर, नेवी की ताकत के आधार पर होगा। उन्होंने घोषणा की कि नया रेप्लिकेटर प्रोग्राम अगले 18 से 24 मंथ के भीतर कई डोमेन में हज़ारों की संख्या में जिम्मेदार स्वायत्त प्रणालियों को पेश करेगा। स्वायत्त का अर्थ एक ऐसा रोबोट है जो मानव हस्तक्षेप के बिना जटिल सैन्य अभियानों को अंजाम दे सकता है। एट्रीटेबल का अर्थ है कि रोबोट इतना सस्ता है कि उच्च प्राथमिकता वाले मिशन में इसे जोखिम में डालने तथा खोने का खतरा मोल लिया जा सकता है। जब सस्ता ही है तो खो जाए कोई बात नहीं। ऐसा रोबोट पूरी तरीके से अपघटीय है, मतलब डिस्पोजेबल है, होने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन यह बहुत किफ़ायती होगा और किफ़ायती होना चाहिए, इसलिए इन्हें बड़ी संख्या में खरीदा जा सकता है और युद्ध के नुकसान की भरपाई भी की जा सकती है। एक से अधिक डोमेन से तात्पर्य जमीन पर, समुद्र में, हवा में और अंतरिक्ष में रोबोट की तैनाती से है। संक्षेप में कहा जाए तो सभी प्रकार के कार्यों के लिए हर जगह रोबोट तैनात किए जा सकते हैं। रोबोट मिशन अमेरिकी सेना के लिए रूस एक गंभीर खतरा है, लेकिन चीन लगातार तेजी से आगे चैलेंज कर रहा है और चीन एक प्रकार से चुनौती बन गया है, जिसके खिलाफ उसे अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत बनाना है। किसे? यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में अधिक लोग, अधिक टैंक, अधिक जहाज, अधिक मिसाइलें इत्यादि हैं। अमेरिका के पास भले ही बेहतर गुणवत्ता वाले उपकरण हो सकते हैं, लेकिन चीनी संख्या के मामले में बाजी माल ले जाएगा और रेप्लिकेटर प्रोग्राम अब हज़ारों एट्रीटेबल ऑटोनोमस सिस्टम का त्वरित निर्माण कर अमेरिका को भविष्य के प्रमुख युद्ध जीतने की महत्वपूर्ण मदद भी करेगा। इसी के साथ साथ ताइवान युद्ध में यूएस तस्वीर बदल सकता है। चीन का ताइवान को लेकर जो रुख है उससे तनाव के संघर्ष में तब्दील होने की आशंका है और कब ये तनाव युद्ध में कन्वर्ट हो जाए पता नहीं। ऐसे में रोबोट किसी भी चीनी या बड़े चीनी आक्रमण को बेदम करने में अमेरिका के लिए एक निर्णायक, एक प्रभाव छोड़ने वाला हो सकता है। इस प्रकार का आक्रमण रेप्लिकेटर भी आगे देख रहा है और उसका लक्ष्य लंबी अवधि के लिए रोबोट के बड़े पैमाने पर उत्पादन और संस्थागत बनाना है। एक साहसी नई दुनिया। स्वायत्त प्रणालियों के बारे में एक बड़ी चिंता ये भी है, क्या उनका उपयोग सशस्त्र संघर्ष के कानून के अनुरूप हो सकता है? क्या आशावादियों का तर्क है कि रोबोटों का प्रोग्राम सावधानी पूर्वक इस तरह तैयार किया जा सकता है कि वो नियमों का पालन करें, क्योंकि गर्मी और लड़ाई के दौरान भ्रम की स्थिति में वे नियमों का मनुष्य से बेहतर पालन कर सकते हैं। निराशावादी यह कहते हुए विरोध करते हैं कि सभी स्थितियों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता, मतलब जो आपने सोच रखा है क्या वो वैसे ही होगा, क्या आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग होगा? नहीं, आपको परिस्थितियाँ चलाएंगी, आप परिस्थितियों को नहीं चला सकते। आपके अनुसार परिस्थितियाँ नहीं होंगी, आपको परिस्थितियों के अनुसार ढालना होगा। वही केस हो गया है चाइना और यूएस का एक दूसरे के लिए। रोबोट से समझने तथा हमला करने में भूल हो सकती है, जो कि नहीं होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। पहले की स्वायत्त सैन्य प्रणालियों में फारेक्स, क्लोज इन पॉइंट डिफेंस गन और सतह से हवा में मार करने वाली पैट्रियट मिसाइलें दोनों ने खराब प्रदर्शन किया, जो नुकसानदेह था। एक वैश्विक परिवर्तन अमेरिकी बड़ी संख्या में स्वायत्त प्रणालियों की तैनाती करने वाला पहला देश हो सकता है। केवल अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजी है, लेकिन अन्य देश उससे बहुत पीछे होंगे। चीन को कम नहीं आंका जा सकता, जिसके पास कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी भारी पड़ी है। लड़ाकू ड्रोन उत्पादन में महारत हासिल है चाइना को। स्वायत्त सैन्य ड्रोन की अधिकतर तकनीकी और नागरिक उद्देश्यों के लिए विकसित की गई है, अतः यह व्यापक रूप से उपलब्ध है और अपेक्षाकृत सस्ती भी है। तुर्की निर्मित ड्रोन
यूक्रेन युद्ध में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं और स्वायत्त सैन्य प्रणालियाँ केवल महाशक्तियों के लिए ही नहीं बनी हैं, बल्कि जल्द ही कई माध्यम और छोटी शक्तियाँ भी इन्हें मैदान में उतार सकती हैं। लीबिया और इजराइल तथा कुछ अन्य देशों द्वारा स्वायत्त हथियार प्रणालियाँ तैनात किए जाने की खबरें तुर्की निर्मित ड्रोन यूक्रेन युद्ध में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया भी स्वायत्त हथियारों की संभावना में गहरी दिलचस्पी रखता है। ऑस्ट्रेलिया रक्षा बल आज MQ-28 घोस्ट बैट स्वायत्त फास्ट जेट एयर वाहन रोबोट प्रणाली वाले बख्तरबंद वाहन रोबोट लॉजिस्टिक ट्रक और रोबोट पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। वह तिमोर सागर में समुद्री सीमा निगरानी के लिए ब्लू वॉटल रोबोट सैल बोट का उपयोग कर रहा है। एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी SYPAQ यूक्रेन के लिए अपने कई सस्ते कार्डबोर्ड से बने ड्रोन भी भेज रही है। जय हिंद, जय भारत। G20 समिट से पहले भारत के लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। कुछ आंकड़े ये बता रहे हैं कि जिसे देख करके, जिसे सुन करके हैं, चीन का मुंह लटक जाएगा। आपको बता दें कि भारत की अर्थव्यवस्था दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। नई दिल्ली अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भारत के लिए एक और अच्छी खबर आई है। भारत की इकोनॉमी और मजबूत हुई है। G20 सम्मेलन से पहले या समिट से पहले आए इन आंकड़ों से भारत की स्थिति और स्ट्रांग हो गई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़ों के सामने आ गए हैं। सामने आते ही कुछ देश की आंकड़ों को देख करके आंख मुंह टेढ़ी हो गई हैं। चालू वित्त वर्ष की शानदार शुरुआत हुई है। पहली तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था ने शानदार प्रदर्शन किया है और भारत की ग्रोथ रेट 7.8% पर पहुंच चुकी है। भारत के लिए ये आंकड़े इसलिए भी अहम हैं क्योंकि दुनिया की किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तुलना में ये सबसे ज़्यादा तेज ग्रोथ मानी जा रही है। एक नज़र में अगर हम आंकड़े देखें, आंकड़ों पर नज़र डालें तो बताएं कि गुरुवार 31 अगस्त को GDP आंकड़े जारी किए गए। जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था का ग्रोथ बीती 4 तिमाही में सबसे तेज रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो जून तिमाही के दौरान जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 7.8% पर पहुंच गई थी अर्थव्यवस्था की व्यवस्था। इससे पहले मार्च तिमाही में ग्रोथ रेट 6.1% के स्तर पर थी। दिसंबर तिमाही में GDP 4.5% की रफ्तार से बढ़ी थी। अगर सेक्टर के आधार पर प्रदर्शन देखें तो जून तिमाही में एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा है। गुरुवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी डेटा NSO की ओर से आंकड़े जारी किए गए और NSO द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। कृषि क्षेत्र में 3.5% की ग्रोथ दर्ज की गई, जो 2022-23 की इसी तिमाही में 2.4% थी केवल। हालांकि इस तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की ग्रोथ अगर हम देखें तो वो घटी है, वो गिरकर 4.7% रह गई। इस साल पहले समान अवधि में यह 6.1% थी। RBI का पूर्वानुमान क्या था, इसे भी आपको समझाते हैं। रिजर्व बैंक के पूर्वानुमान के मुताबिक जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। RBI ने पहली तिमाही में GDP ग्रोथ रेट 8% रहने का अनुमान लगाया था। हालांकि विकास दर RBI के अनुसार अगर अनुमान से उसके देखें तो कुछ कम रहा। आपको बता दें कि कई रेटिंग एजेंसियां ने भारत के ग्रोथ रेट के अनुमान को संशोधित किया है। IMF ने 2023 के लिए ग्रोथ रेट 5.9% रहने का अनुमान लगाया था, लेकिन बाद में उसे संशोधित कर 6.1% कर दिया। इसी तरह से रेटिंग एजेंसी ने अपना अनुमान 6% से बढ़ाकर 6.3% कर दिया है। तेज रफ्तार से बढ़ रहा है भारत की तेजी रफ्तार बढ़ती ही इकोनॉमी से
है ना, दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गई हैं। और अगर हम बाकी देशों के लिए देखें तो भारत उन देशों के लिए आंखों का तारा बन गया है, केवल पाकिस्तान चाइना को छोड़ के। इकोनॉमी के अच्छे प्रदर्शन के साथ भारत ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बनाता जा रहा है और भारत सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भी बनता जा रहा है। अगर दुनिया के प्रमुख देशों का हाल देखें तो अमेरिका की विकास दर जून तिमाही में 2.1% की दर से बढ़ी है। जून में ही चीन की तिमाही अगर देखें तो 6.3% ही वृद्धि दर हासिल की है। वहीं ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था देखें तो वो तो वैसे ही रिसेशन में चल रहा है, 0.4% की दर से बढ़ रही है। जय हिंद, जय भारत।